आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9 हिंदी कोर्स बी की पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग 1 से पाठ एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा, जिसकी लेखिका हैं बचेंद्री पाल जी। इस पाठ में बचेंद्री पाल ने अपनी एवरेस्ट पर की गई चढ़ाई और एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला बनने के सफ़र की आत्मकथा का वर्णन किया है। एवरेस्ट पर चढ़ाई के दौरान बचेंद्री पाल के सामने क्या क्या समस्याएं आईं और उन्होंने तथा उनके साथियों ने किस तरह उन समस्याओं का सामना किया, बचेंद्री पाल ने उन सभी यादों को इस पाठ के माध्यम से सभी तक पहुंचाया है। बचेंद्री पाल अपनी एवरेस्ट की चढ़ाई के सफ़र की बात करते हुए कहती हैं कि एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाला दल 7 मार्च को दिल्ली से हवाई जहाज़ से काठमांडू के लिए चल पड़ा था। उस दल से पहले ही एक मजबूत दल बहुत पहले ही एवरेस्ट की चढ़ाई के लिए चला गया था, जिससे कि वह बचेंद्री पाल वाले दल के बेस कैंप पहुंचने से पहले बर्फ के गिरने के कारण बने कठिन रास्ते को साफ कर सके। बचेंद्री पाल कहती हैं कि नमचे बाजार शेरपा लैंड का एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण नगरीय क्षेत्र है। अधिकांश शेरपा इसी स्थान तथा यहीं के आसपास के गांव के होते हैं। यह नमचे बाजार ही था जहां से बचेंद्री पाल ने सर्वप्रथम एवरेस्ट को देखा था, जो नेपालियों में सागर माथा के नाम से प्रसिद्ध है। बचेंद्री पाल को एवरेस्ट का यह नाम बहुत अच्छा लगा था। जब बचेंद्री पाल एवरेस्ट की तरफ गौर से देख रही थी, तब उन्होंने एक भारी बर्फ का बड़ा फूल प्लूम देखा, जो उस पर्वत शिखर पर लहराता हुआ किसी एक ध्वज सा लग रहा था। लोगों के द्वारा बचेंद्री पाल को बताया गया कि यह दृश्य शिखर की ऊपरी सतह के आसपास 150 किलोमीटर अथवा इससे भी अधिक की गति से हवा चलने के कारण बनता था, क्योंकि तेज हवा से सूखी हुई बर्फ पर्वत पर उड़ती रहती है। बर्फ का यह ध्वज 10 किलोमीटर या इससे भी लंबा हो सकता है। उन्हें यह भी बताया गया कि शिखर पर जाने वाले प्रत्येक व्यक्ति को दक्षिण पूर्वी पहाड़ी पर इन तूफानों को झेलना पड़ता है, विशेषकर जब मौसम खराब होता है। बचेंद्री पाल कहती हैं कि यह सब बातें उन्हें डराने के लिए काफ़ी थीं, फिर भी एवरेस्ट के प्रति वे विशेष रूप से मुग्ध थीं और इसकी कठिन से कठिन चुनौतियों का भी सामना करना चाहती थीं। जब उनका दल 26 मार्च को पेरिस पहुंचा, तो बर्फ के खिसकने के कारण हुई एक शेरपा कुली की मृत्यु का दुखद भरा समाचार उन्हें मिला। खुम्बू हिमपात पर जाने वाले अभियान दल के रास्ते के बाईं तरफ सीधी पहाड़ी के धसकने से लहोत्से की ओर से एक बहुत बड़ी बर्फ की चट्टान नीचे खिसक आई थी। 16 शेरपा कुलियों के दल में से एक की मृत्यु हो गई और 4 घायल हो गए थे। इस समाचार के कारण बचेंद्री पाल के अभियान दल के सदस्यों के चेहरों पर छाई उदासी को देखकर उनके दल के नेता कर्नल खुल्लर ने सभी सदस्यों को साफ साफ कह दिया कि एवरेस्ट जैसे महान अभियान में खतरों को और कभी कभी तो मृत्यु को भी आदमी को सहज भाव से स्वीकार करना चाहिए। उनके कहने का अभिप्राय था कि एवरेस्ट पर चढ़ाई करना कोई आसान काम नहीं है। वहां पर जाना मौत के मुंह में कदम रखने के बराबर है। उपनेता प्रेमचंद, जो पहले वाले दल का नेतृत्व कर रहे थे, वे भी 26 मार्च को पेरिस लौट आए। वे बचेंद्री पाल के दल के लिए एवरेस्ट की चढ़ाई में आने वाली समस्याओं को कम करने के लिए पहले से ही एवरेस्ट की ओर बढ़ गए थे। उन्होंने बचेंद्री पाल के दल की पहली बड़ी समस्या बचेंद्री पाल और उनके साथियों को खुम्बू हिमपात की स्थिति के बारे में बताया और उनके दल ने कैंप 1, जो 6000 मीटर की ऊंचाई पर है और जो हिमपात के ठीक ऊपर है, वहां तक का रास्ता साफ कर दिया है। उन्होंने बचेंद्री पाल और उनके साथियों को यह भी बताया कि पुल बनाकर, रस्सियां बांधकर तथा झंडियों से रास्ते को चिन्हित कर सभी बड़ी कठिनाइयों का जायजा ले लिया गया है। उन्होंने बचेंद्री पाल और उनके साथियों का ध्यान इस पर भी दिलवाया कि ग्लेशियर बर्फ की नदी है और बर्फ का गिरना अभी जारी है। हिमपात में अनियमित और अनिश्चित बदलाव के कारण अभी तक के किए गए सभी काम व्यर्थ हो सकते हैं और उन लोगों को रास्ता खोलने का काम दोबारा करना पड़ सकता है। बेस कैंप में पहुंचने से पहले बचेंद्री पाल और उनके साथियों को एक और मृत्यु की खबर मिली। जलवायु के सही न होने के कारण एक रसोई सहायक की मृत्यु हो गई थी। निश्चित रूप से अब बचेंद्री पाल और उनके साथी आशा उत्पन्न करने की स्थिति में नहीं चल रहे थे। सभी घबराए हुए थे।
एवरेस्ट शिखर को बचेंद्री पाल ने पहले भी 2 बार देखा था, लेकिन एक दूरी से। बेस कैंप पहुंचने पर दूसरे दिन बचेंद्री पाल ने एवरेस्ट पर्वत तथा इसकी अन्य श्रेणियों को देखा। बचेंद्री पाल हैरान होकर खड़ी रह गईं और एवरेस्ट, लहोत्से और नुत्से की ऊंचाइयों से घिरी बर्फीली टेढ़ी मेढ़ी नदी को निहारती रहीं। हिमपात अपने आप में एक तरह से बर्फ के टुकड़ों का बिना किसी व्यवस्था के गिरना होता है। बचेंद्री पाल और उनके साथियों को बताया गया कि ग्लेशियर के बहने से अक्सर बर्फ में हलचल हो जाती है, जिससे बड़ी बड़ी बर्फ की चट्टानें अचानक से गिर जाया करती हैं और अन्य कारणों से भी अचानक हमेशा ही खतरनाक स्थिति धारण कर लेती हैं। सीधे धरातल पर दरार पड़ने का विचार और इस विचार के गहरे चौड़े गड्ढे में बदल जाने के केवल ख्याल से ही बचेंद्री पाल और उनके साथी बहुत डर गए थे। इससे भी ज़्यादा खतरनाक इस बात की जानकारी थी कि उनके पूरे सफ़र के दौरान हिमपात लगभग 1 दर्जन चढ़ाई करने वालों और कुलियों को हर दिन छूता रहेगा। दूसरे दिन नए आने वाले अपने ज़्यादातर सामान को हिमपात के आधे रास्ते तक ले गए। डॉक्टर मीनू मेहता ने बचेंद्री पाल और उनके साथियों को एल्यूमीनियम की सीढ़ियों से अस्थायी पुलों का बनाना, लट्ठों तथा रस्सियों का उपयोग, बर्फ की आड़ी तिरछी दीवारों पर रस्सियों को बांधना और उनके पहले दल के तकनीकी कार्यों के बारे में उन्हें विस्तार से जानकारी दी। उनका तीसरा दिन हिमपात से कैंप 1 तक सामान ढोकर चढ़ाई का अभ्यास करने के लिए पहले से ही निश्चित था। रीता, गोम्बू तथा बचेंद्री पाल साथ साथ चढ़ रहे थे। उनके पास एक वॉकी टॉकी था, जिससे वे अपने हर कदम की जानकारी बेस कैंप पर दे रहे थे। कर्नल खुल्लर उस समय खुश हुए जब रीता, गोम्बू तथा बचेंद्री पाल ने उन्हें अपने पहुंचने की सूचना दी, क्योंकि कैंप 1 पर पहुंचने वाली केवल वे 2 ही महिलाएं थीं। अंग दोरजी, लोबसांग और गगन बिस्सा अंततः साउथ पोल पहुंच गए और 29 अप्रैल को 7,900 मीटर पर उन्होंने कैंप 4 लगाया। यह सब बचेंद्री पाल और उनके साथियों के लिए राहत भरा कार्य था, जो उन्हें खुशी दे रहा था। जब अप्रैल में बचेंद्री पाल बेस कैंप में थीं, तेनजिंग अपनी सबसे छोटी सुपुत्री डेकी के साथ उनके पास आए थे। उन्होंने इस बात पर विशेष महत्व दिया कि दल के प्रत्येक सदस्य और प्रत्येक शेरपा कुली से बातचीत की जाए। जब बचेंद्री पाल की बारी आई तो उन्होंने अपना परिचय यह कह कर दिया कि वे इस चढ़ाई के लिए बिल्कुल ही नई सीखने वाली हैं और एवरेस्ट उनका पहला अभियान है। तेनजिंग हंसे और बचेंद्री पाल से कहा कि एवरेस्ट उनके लिए भी पहला अभियान है, लेकिन यह भी स्पष्ट किया कि शिखर पर पहुंचने से पहले उन्हें 7 बार एवरेस्ट पर जाना पड़ा था। फिर अपना हाथ बचेंद्री पाल के कंधे पर रखते हुए उन्होंने कहा कि बचेंद्री पाल एक पक्की पर्वतीय लड़की लगती है, उसे तो शिखर पर पहले ही प्रयास में पहुंच जाना चाहिए। 15-16 मई 1984 को बुद्ध पूर्णिमा के दिन वह लहोत्से की बर्फीली सीधी ढलान पर लगाए सुंदर रंगीन नायलन के बने तंबू के कैंप 3 में थी। कैंप में 10 और व्यक्ति थे। लोबसांग, तशारिंग बचेंद्री पाल के तंबू में थे। एनडी शेरपा तथा और 8 अन्य शरीर से मजबूत और ऊंचाइयों में रहने वाले शेरपा दूसरे तंबुओं में थे। वह गहरी नींद में सोई हुई थी कि रात में 12:30 बजे के लगभग उनके सिर के पिछले हिस्से में किसी एक सख्त चीज़ के टकराने से उनकी नींद अचानक खुल गई और साथ ही एक जोरदार धमाका भी हुआ। तभी बचेंद्री पाल ने महसूस किया कि एक ठंडी बहुत भारी कोई चीज़ उनके शरीर पर से उन्हें कुचलती हुई चली आ रही है। उन्हें सांस लेने में भी कठिनाई हो रही थी। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि यह क्या हो गया था। एक लंबा बर्फ का पिंड उनके कैंप के ठीक ऊपर लहोत्से ग्लेशियर से टूटकर नीचे आ गिरा था और उसका एक बहुत बड़ा बर्फ का टुकड़ा बन गया था। हिमखंडों, बर्फ के टुकड़ों तथा जमी हुई बर्फ के इस विशालकाय टुकड़े ने एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी की तेज गति और भयानक आवाज़ के साथ सीधी ढलान के साथ नीचे आते हुए हमारे कैंप को बुरी तरह नष्ट कर दिया था। वास्तव में हर व्यक्ति को चोट लगी थी। यह एक आश्चर्य था कि किसी की मृत्यु नहीं हुई थी। लोबसांग अपनी स्विस छुरी की मदद से बचेंद्री पाल और उनके साथियों के तंबू का रास्ता साफ करने में सफल हो गए थे और तुरंत ही बहुत तेजी से बचेंद्री पाल को बचाने की कोशिश में लग गए। थोड़ी भी देर का सीधा अर्थ था मृत्यु।
बड़े बड़े बर्फ के टुकड़ों को मुश्किल से हटाते हुए उन्होंने बचेंद्री पाल के चारों तरफ की कड़ी जमी बर्फ की खुदाई की और बचेंद्री पाल को उस बर्फ की कब्र से निकालकर बाहर खींच लाने में सफल हो गए। अगली सुबह तक सारे सुरक्षा दल आ गए थे और 16 मई को प्रातः 8 बजे तक वे सभी कैंप 2 पर पहुंच गए थे। जिस शेरपा की टांग की हड्डी टूट गई थी उसे खुद के बनाए स्ट्रेचर पर लिटाकर नीचे लाया गया। बचेंद्री पाल और उनके दल के नेता कर्नल खुल्लर ने पिछली रात को हुए हादसे के बारे में कुछ इस तरह कहा कि यह इतनी ऊंचाई पर सुरक्षा कार्य का एक अत्यंत साहस भरा कार्य था। सभी 9 पुरुष सदस्यों को जिन्हें चोटें आई थीं और हड्डियां टूटी थीं उन्हें बेस कैंप में भेजना पड़ा। तभी कर्नल खुल्लर बचेंद्री पाल की तरफ मुड़े और कहने लगे कि क्या वह डरी हुई हैं। इसके उत्तर में बचेंद्री पाल ने हाँ में उत्तर दिया। कर्नल खुल्लर के फिर से पूछने पर कि क्या वह वापस जाना चाहती हैं, इस बार बचेंद्री पाल ने बिना किसी हिचकिचाहट के उत्तर दिया कि वह वापस नहीं जाना चाहती। जैसे ही बचेंद्री पाल साउथ कोल कैंप पहुंची उन्होंने अगले दिन की अपनी महत्वपूर्ण चढ़ाई की तैयारी शुरू कर दी। बचेंद्री पाल ने खाना, कुकिंग गैस तथा कुछ ऑक्सीजन सिलेंडर इकट्ठे किए। जब दोपहर 1:30 बिस्सा आया तो उसने बचेंद्री पाल को चाय के लिए पानी गर्म करते देखा कि जय और मीनू अभी बहुत पीछे थे। बचेंद्री पाल चिंतित थीं क्योंकि उन्हें अगले दिन उनके साथ ही चढ़ाई करनी थी। वे धीरे धीरे आ रहे थे क्योंकि वे भारी बोझ लेकर और बिना ऑक्सीजन के चल रहे थे। दोपहर बाद उन्होंने अपने दल के दूसरे सदस्यों की मदद करने और अपने एक थर्मस को जूस से और दूसरे को गर्म चाय से भरने के लिए नीचे जाने का निश्चय किया। उन्होंने बर्फीली हवा में ही तंबू से बाहर कदम रखा। जैसे ही वह कैंप क्षेत्र से बाहर आ रही थी उनकी मुलाकात मीनू से हुई। की और जय अभी कुछ पीछे थे। बचेंद्री पाल को जय जनेवा स्पर की चोटी के ठीक नीचे मिला। उसने बचेंद्री पाल के द्वारा लाई गई चाय वगैरह पी, लेकिन बचेंद्री पाल को और आगे जाने से रोकने की कोशिश भी की, मगर बचेंद्री पाल को की से भी मिलना था। थोड़ा सा और आगे नीचे उतरने पर उन्होंने की को देखा। की बचेंद्री पाल को देखकर चौंक गया और उसने बचेंद्री पाल से कहा कि उसने इतना बड़ा जोखिम क्यों उठाया। बचेंद्री पाल ने भी उसे दृढ़तापूर्वक कहा कि वह भी औरों की तरह एक पर्वतारोही है, इसीलिए वह इस दल में आई हुई है। शारीरिक रूप से भी वह बिल्कुल ठीक है, इसलिए उसे अपने दल के सदस्यों की मदद क्यों नहीं करनी चाहिए। बचेंद्री पाल की बात को सुनकर की हंसा और उसने पेय पदार्थ से प्यास बुझाई, लेकिन उसने बचेंद्री पाल को अपनी किट ले जाने नहीं दी। थोड़ी देर बाद साउथ कोल कैंप से लहाटू और बिस्सा उनसे मिलने नीचे उतर आए और वे सब साउथ कोल पर जैसे भी सुरक्षा और आराम की जगह उपलब्ध थी उस पर लौट आए। साउथ कोल पृथ्वी पर बहुत अधिक कठोर जगह के नाम से प्रसिद्ध है। अगले दिन सुबह वह 4 बजे उठी। उन्होंने बर्फ को पिघलाया और चाय बनाई। कुछ बिस्किट और आधी चॉकलेट का हल्का नाश्ता करने के बाद वह लगभग 5:30 बजे अपने तंबू से निकल पड़ी। बचेंद्री पाल ने देखा कि अंग दोर्जी बाहर खड़ा हुआ था और कोई भी आसपास नहीं था। अंग दोर्जी बिना ऑक्सीजन के ही चढ़ाई करने वाला था, लेकिन इसके कारण उसके पैर ठंडे पड़ जाते थे। इसीलिए वह ऊंचाई पर लंबे समय तक खुले में और रात्रि में शिखर कैंप पर नहीं जाना चाहता था। बचेंद्री पाल कहती हैं कि इसलिए उसे या तो उसी दिन चोटी पर चढ़कर साउथ कोल तक वापस आ जाना था अथवा बिना ऑक्सीजन के चढ़ाई करने की अपनी कोशिश को छोड़ देना था। वह तुरंत ही चढ़ाई शुरू करना चाहता था और उसने बचेंद्री पाल से पूछा क्या वह उसके साथ जाना चाहेगी। बचेंद्री पाल जानती थी कि एक ही दिन में साउथ कोल से चोटी तक जाना और वापस आना बहुत कठिन और बहुत मेहनत का काम होगा। इसके अलावा यदि अंग दोर्जी के पैर ठंडे पड़ गए तो उसके लौट कर आने का भी जोखिम था। बचेंद्री पाल को फिर भी अंग दोर्जी पर विश्वास था और साथ साथ बचेंद्री पाल को उसके चढ़ने की क्षमता और काम के प्रति उसकी कुशलता के बारे में भी विश्वास था। बचेंद्री पाल कहती हैं कि अन्य कोई भी व्यक्ति इस समय उनके साथ चलने के लिए तैयार नहीं था। सुबह 6:20 पर जब अंग दोर्जी और वह साउथ कोल से बाहर निकले तो दिन ऊपर चढ़ आया था। हल्की हल्की हवा चल रही थी, लेकिन ठंड भी बहुत अधिक थी। बचेंद्री पाल अपनी चढ़ाई की आवश्यक सामग्री को काफी सुरक्षित और सही स्थिति में रखे हुए थी। बचेंद्री पाल और उनके साथियों ने बगैर रस्सी के ही चढ़ाई की। अंग दोर्जी एक निश्चित गति से ऊपर चढ़ते गए
और बचेंद्री पाल को भी उनके साथ चलने में कोई कठिनाई नहीं हुई। जमे हुए बर्फ की सीधी व ढलाऊ चट्टानें इतनी सख्त और भुरभुरी थीं, ऐसा लगता था मानो शीशे की चादरें बिछी हों। उन सभी को बर्फ काटने के फावड़े का इस्तेमाल करना ही पड़ा और बचेंद्री पाल को इतनी सख्ती से फावड़ा चलाना पड़ा जिससे कि उस जमे हुए बर्फ की धरती को फावड़े के दांते काट सकें। उन्होंने उन खतरनाक स्थलों पर हर कदम अच्छी तरह सोच समझ कर उठाया, क्योंकि वहां एक छोटी सी भी गलती मौत का कारण बन सकती थी। 2 घंटे से भी कम समय में ही वे सभी शिखर कैंप पर पहुंच गए। अंग दोरजी ने पीछे मुड़कर देखा और बचेंद्री पाल से कहा कि क्या वह थक गई है। इसके जवाब में बचेंद्री पाल ने कहा कि वह नहीं थकी है, जिसे सुनकर वे बहुत अधिक आश्चर्यचकित और खुश हुए। उन्होंने कहा कि पहले वाले दल ने शिखर कैंप पर पहुंचने में 4 घंटे लगाए थे और यदि अब उनका दल इसी गति से चलता रहे तो वे शिखर पर दोपहर 1 बजे तक पहुंच जाएंगे। लहाटू अंग दोरजी और बचेंद्री पाल के पीछे पीछे आ रहा था और जब वे दक्षिणी शिखर के नीचे आराम कर रहे थे, वह भी अंग दोरजी और बचेंद्री पाल के पास पहुंच गया। थोड़ी थोड़ी चाय पीने के बाद सभी ने फिर चढ़ाई शुरू की। लहाटू एक नायलन की रस्सी लाया था, इसलिए अंग दोरजी और बचेंद्री पाल रस्सी के सहारे चढ़े, जबकि लहाटू एक हाथ से रस्सी पकड़े हुए बीच में चला। उसने रस्सी अपनी सुरक्षा की बजाय अंग दोरजी और बचेंद्री पाल के संतुलन के लिए पकड़ी हुई थी। लहाटो ने ध्यान दिया कि बचेंद्री पाल इन ऊंचाइयों के लिए सामान्यतः आवश्यक 4 लीटर ऑक्सीजन की अपेक्षा लगभग 2.5 लीटर ऑक्सीजन प्रति मिनट की दर से लेकर चढ़ रही थी। बचेंद्री पाल कहती हैं कि जैसे ही उसने बचेंद्री पाल के रेगुलेटर पर ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ाई, बचेंद्री पाल को महसूस हुआ कि सीधी और कठिन चढ़ाई भी अब आसान लग रही थी। दक्षिणी शिखर के ऊपर हवा की गति बढ़ गई थी। उस ऊंचाई पर तेज हवा के झोंके भुरभुरे बर्फ के कणों को चारों तरफ उड़ा रहे थे, जिससे दृश्यता शून्य तक आ गई थी। कुछ भी देख पाना संभव नहीं हो पा रहा था। अनेक बार देखा कि केवल थोड़ी दूर के बाद कोई ऊंची चढ़ाई नहीं है, ढलान एकदम सीधा नीचे चला गया है। यह देखकर बचेंद्री पाल कहती हैं कि उनकी तो मानो सांसें रुक गई थी। उन्हें विचार आया कि सफलता बहुत नज़दीक है। 23 मई 1984 के दिन दोपहर के 1:07 पर वह एवरेस्ट की चोटी पर खड़ी थी। बचेंद्री पाल एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला थीं। एवरेस्ट की चोटी की नोक पर इतनी जगह नहीं थी कि 2 व्यक्ति साथ साथ खड़े हो सकें। चारों तरफ हजारों मीटर लंबी सीधी ढलान को देखते हुए उन सभी के सामने प्रश्न था अब सुरक्षा का। उन्होंने पहले बर्फ के फावड़े से बर्फ की खुदाई कर अपने आप को सुरक्षित रूप से खड़ा रहने लायक जगह बनाई। इसके बाद वह अपने घुटनों के बल बैठी। बर्फ पर अपने माथे को लगाकर उन्होंने सागर माथा यानी एवरेस्ट के ताज का चुंबन लिया। बिना उठे ही उन्होंने अपने थैले से दुर्गा माँ का चित्र और चालीसा निकाला। उन्होंने इनको अपने साथ लाए लाल कपड़े में लपेटा, छोटी सी पूजा अर्चना की और इनको बर्फ में दबा दिया। खुशी के इस पल में बचेंद्री पाल को अपने माता पिता का ध्यान आया। जैसे वह उठी, उन्होंने अपने हाथ जोड़े और वह अपने रज्जू नेता अंग दोरजी के प्रति आदर भाव से झुकी। अंग दोरजी, जिन्होंने बचेंद्री पाल को प्रोत्साहित किया और लक्ष्य तक पहुंचाया। बचेंद्री पाल ने उन्हें बिना ऑक्सीजन के एवरेस्ट की दूसरी चढ़ाई चढ़ने पर बधाई भी दी। उन्होंने बचेंद्री पाल को गले से लगाया और उनके कानों में फुसफुसाया कि दीदी, तुमने अच्छी चढ़ाई की, वह बहुत प्रसन्न है। कुछ देर बाद सोनम पुल्जर वहां पहुंचे और उन्होंने फोटो लेने शुरू कर दिए। इस समय तक लहाटू ने उनके नेता को एवरेस्ट पर उन चारों के होने की सूचना दे दी थी। तब बचेंद्री पाल के हाथ में वॉकी टॉकी दिया गया। कर्नल खुल्लर उनकी सफलता से बहुत प्रसन्न थे। बचेंद्री पाल को बधाई देते हुए उन्होंने कहा कि वे बचेंद्री पाल की इस अलग उपलब्धि के लिए बचेंद्री पाल के माता पिता को बधाई देना चाहते हैं। वे बोले कि देश को बचेंद्री पाल पर गर्व है और अब वह एक ऐसे संसार में वापस जाएंगी जो उनके द्वारा अपने पीछे छोड़े हुए संसार से एकदम अलग होगा। मेरी ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मधु कलश चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।